आमतौर पर अगर एक लड़की के लंबे बाल नहीं है तो लोग अजीब से देखते हैं। अगर एक लड़की के पूरे बाल नहीं है तो आज के वीडियो में यही दिखाएंगे। एक गांव में प्रिया नाम की एक शादी के उम्र की लड़की थी। कद और रंग ठीक थे, पर एक लड़की के लिए बाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रिया गंजी थी। वैसे तो सब रंग डंग ठीक है तो भी लोग कुछ कुछ कमियां निकालते हैं, पर यहाँ तो दुल्हन के बाल ही नहीं है। ये सोचकर उसकी माँ सीता हमेशा दुखी रहती थी। कैसे भी करके अपनी बच्ची सीता की शादी कराने के लिए उसके गंजेपन को विग से कवर करने लगी। एक दिन प्रिया को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़की बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आई। सबसे ज्यादा उसकी लंबी चोटी और भी ज्यादा पसंद आई मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई। उसकी चोटी तो और भी ज्यादा पसंद आई। हे राम, पूरी मुर्गी में जैसे लेग पीस सबको पसंद आती है, वैसे इन लोगों को तेरी चोटी ही पसंद आई। यूं चुपके से अपनी बेटी प्रिया को कहती है, छोटी की क्या है संदन जी, अगर विग लगाएंगी तो सबकी होती है। ये क्या बोल रही हो आप संदन जी? हमारे घर की होने वाली लक्ष्मी, हमारी बहू के लिए ये लंबी छोटी ही खूबसूरती है। हमने तो इसके लंबे बाल देख के ही इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। ये सुन के दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखती है शॉक में। माँ, एक बार मेरे साथ अंदर तो चलो। यह कह के प्रिया अपनी माँ को अंदर लेके जाती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है माँ। अगर कभी भी इन लोगों को इस राज की बात पता चल गई, इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सच बात बताकर इस रिश्ते को ना कह देते हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? एक बार उस घर की दुल्हन बन गई तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तू डर मत। यूं सीता प्रिया को भरोसा दिला के प्रिया को लेकर बाहर आती है। तो शादी की तारीख पक्की करे? सब मिलके साहड़ी फिक्स करते हैं। शादी का मुहूर्त निकल जा रहा है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बाल खुला छोड़ दिया है तुमने, जल्दी कुछ जोड़ा वोड़ा बना तो। यह कहते हुए दुल्हन के सर पर हाथ रखने जाती है। डर के मारे प्रिया तुरंत वहाँ से दूर हटती है और कहती है, प्रिया ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, आप चलिए। ये कहते हुए अपने होने वाली सास को वहाँ से भेज देती है। अब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के सर पे गुड़ और जीरे की मिश्रम लगाए। नहीं नहीं, सर पर नहीं। ये क्या कह रही हो बेटी? शादी में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसे ना नहीं कह सकती तुम। प्रिया के मन में ये डर था कि कहीं सर पर जीरा और गुड़ लगाएंगे तो कहीं विग निकल जाए। बात ये है कि मेरे सर में दर्द है, जरा आराम से लगाइएगा। बस इतनी सी बात। दूल्हे राजा जी, जरा दुल्हन के सर पर आराम से हाथ लगाइए। जैसे तैसे मुसीबत से निकल गई प्रिया और ये शादी की हड़बड़ी भी निकल गई और प्रिया बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद प्रिया के ससुराल पे कुछ रिश्तेदार आए। प्रिया सबके लिए कॉफी बनाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो कॉफी बहुत अच्छी बनाई। थैंक यू। तुम्हारी लंबी चोटी तो और भी अच्छी है। हाय राम, ऐसे ही पागल लोगों से अगर ये पूछा जाए कि शादी कैसे हुई तो पकवान काफी स्वादिष्ट है, ये जवाब मिलेगा। यूं मन में सोचती है। अरे बहू, तुमने कुछ कहा? जी कुछ नहीं। एक कप और कॉफी चाहिए क्या आपको? नहीं बेटी, हम ठीक हैं। ये कहते हुए रिश्तेदार निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद कुछ और नए रिश्तेदार आते हैं। दोपहर के खाने के बाद, सीता, तुम्हारी नई बहू तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। ये कहते हुए सीता को मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू। तुम्हारे लंबे बाल और तुम्हारी लंबी चोटी तो और भी खूबसूरत है बहू। हे भगवान, ये सब लोग तो मेरे बालों के पीछे ही पड़ गए। ऐसे मन में सोचती है। थैंक यू आंटी जी। चलते हैं बेटी, अपनी चोटी का ख्याल रखना। आप ना भी कहेंगे फिर भी मैं देखभाल जरूर करूंगी। लगता है आप निकलने वाले हैं। ये कह के रिश्तेदारों को वहाँ से प्रिया भगा देती है। रोज रोज इस विग की देखभाल मुश्किल होती जा रही है। इसका कोई न कोई उपाय करना ही होगा। इस विग का मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा हो रहा है। इस प्रॉब्लम की परमानेंट उपाय भी तो नहीं है। ये सोचते हुए प्रिया उपाय सोचने लगती है। इतने में ही प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आती है।
इस विग से टेम्पररी तरीके से मुक्ति पानी होगी। तो पूरा का पूरा सर मुंडवा लेते हैं। कम से कम 2 महीने लगेंगे बाल आने तक। तब तक बिना किसी झिझक के खुशी से रह सकते हैं। पर सासू माँ को कैसे मनाऊं? काम मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। ये सोचते हुए अपनी सास लक्ष्मी के पास जाती है प्रिया। सासू माँ, एक छोटी सी बात है, कहे? हाँ बोल बहू। मैंने ना एक मन्नत मांगी थी, अगर शादी में सब कुछ ठीक होता है तो मैं तिरुपति बालाजी की दर्शन करके अपना सर मुंडवाऊंगी। ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम्हारे बाल कितने पसंद है। तुम ऐसे कैसे मुंडन करवा सकती हो? मन्नत तो मन्नत होती है ना, पीछे मुकर नहीं सकते, नहीं तो श्राप का असर सीधे सीधे आपके बेटे और हमारे रिश्ते पर पड़ेगा। हमारे कुल देवता बालाजी वेंकटेश्वर है ना। अच्छा जा तिरुपति जाने की तैयारी कर ले। ये सुनकर बड़ी खुश होती है प्रिया। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। कैसे भी करके इस चोटी का ध्यान रखना है जब तक तिरुपति जाएंगे। उसके बाद तो 2 महीने तक कोई टेंशन नहीं। ये सोचते हुए प्रिया तिरुपति यात्रा के लिए सब तैयारियां कर लेती है। अगली सुबह जब नींद खुलने के बाद सारा परिवार तिरुपति जाने की तैयारी करती रहती है। दोनों पति पत्नी अपने कपड़े वपड़े पैक कर ही रहे थे कि इतने में प्रिया की चोटी दीवार पे लगे कील को लगी और विग निकल गई। प्रिया के पति और उसकी सास लक्ष्मी भी वही थी और ये सब देख के चौंक जाते हैं। इतने दिनों से इस विग को पहनकर हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने तो इस रिश्ते को इसलिए हाँ कहा था कि तुम्हारे लंबे बाल हैं। हमें ऐसे कैसे धोखा दिया तूने? प्रिया को मारने जाती है और प्रिया वहाँ से भाग जाती है। एक शहर में रसिकलाल नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी उसके बेटे को जन्म देते ही गुजर गई। बिन मां का बच्चा होने के कारण रसिकलाल ने अपने बेटे को बड़ा लाड़ प्यार से पाला और इसी कारण वो बिगड़ने लगा था। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और गलत रास्ते पर चल पड़ा था। वक्त के साथ वो जवान हुआ पर कोई काम धाम नहीं करता, कोई कमाई नहीं थी उसकी। उल्टा उसने अपने पिता की कमाई के पैसे खर्च कर डाले। जब रसिकलाल को यह सब पता चला, दुख से वो बीमार पड़ गया और मरने की हालत हो गई उसकी। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और बोला, जो लोग पैसे की कीमत नहीं पहचानते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं, उनकी भीख मांगने की हालत हो जाती है। तुम्हारा भी कभी ऐसे समय आए तो तुम कभी भी भीख मत मांगना। तुम घर के दूसरे कमरे में जाना, वहां लकड़ी की एक बीम है, उससे तुम फांसी लगाकर मर जाना, समझ गए? इतना कहकर रसिकलाल गुजर गए। तब से मोतीलाल पर कोई रोक टोक नहीं रहा। वो और भी ज्यादा पैसे खर्च करने लगा। उसने बाहर के लोगों से पैसे उधार भी ले लिया था। एक समय आया जब उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में जिन लोगों से मोतीलाल ने पैसे उधार लिए थे, वो उसके पीछे भागने लगे और फिर लेनदारों के डर के वजह से वो घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो अपने ही घर में बंदी बनकर रह गया। तब उसे अपने पिता की बात याद आई। वो एक रस्सी लेकर आया और उस लकड़ी के बीम से उसने फांसी लगा लिया, पर उसके वजन से बीम टूट गया। जैसे ही बीम टूटा, पूरा कमरा सोना चांदी और हीरे जवाहरातों से भर गया। ये देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। बीम टूटने से पहले तक उसे पता ही नहीं था कि इसमें पिताजी की छुपाई हुई दौलत भरी थी। यही कारण है कि रसिकलाल ने अपने बेटे को भीख मांगने के बजाय फांसी लगाने को कहा था। उसे अपने पिता की बात समझ में आ गई थी। उसने पहले अपने सारे उधार चुका दिए और तब से उसे पैसों की मोल समझ में आ गई और उसने बेकार का खर्चा करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मेहनत से कमाए हुए पैसों का फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और पैसों को हमेशा सोच समझ कर ही खर्चा करना चाहिए। से
एक पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो